नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लोगों को लुभाने के लिए सरकार ने खाओ पियो वोट दो की नई स्कीम शुरू की है। इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नए मीडिया इंचार्ज अजय माकन हमारे साथ आज सीधी बात कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो कोशिश आप कर रहे हैं कि वोट खरीद लें। आपने 2009 में भी कुछ ऐसा ही किया, फार्म लोन वेवर स्कीम लाए, मनरेगा तब लेके आए। इस बार आप कह रहे हैं हम आपको अनाज देंगे, आप हमें वोट दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा का एक अधिकार का कानून जो हम ऑर्डिनेंस के रूप में लाए हैं, इसका वायदा हम लोगों ने 2009 के मैनिफेस्टो में अपना किया था। तो ये 4 साल तो कुछ किया नहीं, अब चुनाव आ गए तो आप कोशिश नहीं, मैनिफेस्टो में कभी ये नहीं लिखा जाता कि हम 3 महीने में कर देंगे। और जब मैनिफेस्टो में लाने के बाद में जब हमें वोट दिया, लोगों ने सरकार बनाई, तो पूरे 5 साल के लिए दिया। तो हम लोगों ने एक अपना चुनाव का वायदा था, मैनिफेस्टो के अंदर हमने एक बात रखी थी, जिसके ऊपर लोगों ने हमारे को 206 सीट्स लोकसभा के अंदर हमारे को दी, और अब हम लोगों ने जो वायदा किया उसको पूरा किया। नहीं, पर इतनी जल्दबाजी क्या है? कुछ ही दिनों में मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का शुरू होने वाला है। आप लाइए, बहस कीजिए, बाकी पार्टियों को मनाइए और पास कीजिए अपना बिल। जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस के जरिए धकेल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसका जवाब भी हम देना चाहते हैं। हम लोगों ने इस बिल को 22 दिसंबर 2011 को हम लोगों ने पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया। स्टैंडिंग कमेटी में समय लगा और 20 मार्च 2013 से लगातार बजट सेशन के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हमने ऑपोजिशन को ये कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है और इस बिल के माध्यम से हम 82 करोड़ देश की जनता को सस्ते अनाज को हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे, उनको अधिकार दे पाएंगे। आप डिस्कस करिए, पास करिए, लेकिन विपक्ष ने डिस्कशन के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने घोटाले इतने करते चले गए, घोटाले करते चले गए, उसके चक्कर में पार्लियामेंट चली नहीं। अब जो है, मान लीजिए अगर कोई घोटाले की कोई एक बात सामने आती है, उसके ऊपर चर्चा करिए। इसकी वजह से ये बिल जो कि हमारे 82 करोड़ लोगों को खाद्य अन्न सुरक्षित करेगा, कुपोषण, जो हमारे गर्भवती महिलाएं हमारे देश की हैं, जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे, उनके कुपोषण से लड़ने का अधिकार उनको देगा, अनाज उनको प्रदान करेगा। इसके लिए डिबेट करने का टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं माकन साहब। सवाल ये कि आप मॉनसून सत्र में कहते कि हम ये बिल लेके आएंगे, ये हमारे एजेंडे पे है, अगर विपक्ष नहीं आने देता तब आप ऑर्डिनेंस ले आते। जब हम बजट क्या असली प्लानिंग है कि जल्दी चुनाव हो जाए, इस वजह से धकेल रहे हैं जोर से आप? इसको चुनाव से नहीं लेकर के देखा जाना चाहिए। देखिए, जोड़ा जा रहा है, बहुत विश्लेषक जोड़ रहे हैं चुनाव। वो तो ठीक है, जोड़े, उनके अपना अधिकार है, लेकिन पिछला मॉनसून सेशन एक दिन पार्लियामेंट में चलने नहीं दिया। 2012 का बजट सेशन हमारा 20 मार्च से लगातार हम लेकर के आ रहे हैं, ऑपोजिशन उसको चलने नहीं दे रही है। बीजेपी में खराबी यह है कि वो इतनी आक्रामक है ऑपोजिशन पार्टी के रूप में कि वो रेखा पार कर जाती है, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट खराब हो जाता है, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाते हैं। अब इस प्रकार के बिल जो कि लोगों के मुंह में निवाला डाले, उस बिल को भी डिस्कस करने के लिए अगर उनके पास समय नहीं है तो ऑर्डिनेंस के अलावा तो कोई विकल्प और नहीं है। नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये बिल कतई उनको मंजूर नहीं है और अगर सरकार ने पास किया तो सरकार से समर्थन वापस खींच लेंगे। पर क्यों नहीं उनको मंजूर है? कि हम गरीब लोगों को खाने के सुनिश्चित कर रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं कि हर एक गरीब व्यक्ति, 82 करोड़ जनता हमारे देश की, 67%, 67% जनता, हमारे 2/3 जनता को खाना सुनिश्चित होगा इस बिल के माध्यम से, उनको अधिकार कानून में मिलेगा। और कोई इसका विरोध कैसे कर सकता है मेरे समझ से बाहर। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से हमारी बातचीत हुई माकन साहब, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो सरकार के खाओ पियो वोट दो स्कीम से बेहतर है। उनका जो खाओ पियो वोट दो सिस्टम उनका नहीं है, हमारा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों ने 67% लोगों को हम इसमें कानूनन अधिकार दे रहे हैं। हमारे यहाँ 100%। उनका अधिकार नहीं है, कानून नहीं है, वो स्कीम है। चल रही है स्कीम। रमन सिंह ने कहा कि हमारी चुनाव से बेहतर है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको एक चीज समझना चाहिए कि ये आ जाने के बाद उनको भी पैसे बचेंगे। अब जो है, सरकार 19 रुपए के करीब एवरेज रेट के ऊपर प्रोक्योर करती है और उसके बाद में राज्य सरकारों को 5 रुपए पे देती है। रमन सिंह या छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के या केरल के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के या दूसरे और राज्यों के, सब पार्टीज में अलग अलग राज्य सरकारें अपना कर रही हैं, उसमें जो वो सब्सिडी उसके अलावा देती हैं वो 5 रुपए के ऊपर सब्सिडी देती हैं। 19 से 5 रुपए तक लेकर के आना 14 रुपए केंद्र सरकार देता है। अब 5 रुपए से कम 2 रुपए 3 रुपए पे अगर देना है तो जितना बचता है वो सब्सिडी वो देती है। आपने खबर दे दी नहीं, कि आप कह रहे हैं कि श्रेय की लड़ाई है। नहीं, श्रेय रमन सिंह को श्रेय मिले कि शिवराज सिंह चौहान को मिले कि माकन को मिले, राहुल गांधी को लड़ाई सारी वो है कि वोट किसको दें, खाना हमने दिया, वोट बीजेपी को, कांग्रेस। इसमें श्रेय नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसमें अब क्या होगा।
पहले हम लोग 5 रुपए तक का हम लोग करके देते थे, अब जो है इसको हम लोगों ने 2 चीजें इसमें करी हैं। अब 5 रुपए की जगह चावल 3 रुपए और गेहूं 2 रुपए इतना कम करके हम देंगे। अगर अब वो सब्सिडी पहले उनको 5 रुपया माइनस जो पैसा देते थे वो सब्सिडी वो अपनी जेब से अपनी राज्य सरकारें देती थी, अब पैसा उनका बचेगा जो कि वो गरीबों के लिए और स्कीम्स लागू कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं माखन साहब होगा क्या। आपने मनरेगा लाए, आपने उसके बाद फार्म लोन वेवर, लोगों का कर्ज आपने माफ किया, कैग की रिपोर्ट आई, उसमें निकल के आया कि 25 से 30% पैसा मिडिलमैन बिचौलियों के जेब में गया और आम आदमी तक, गरीबों तक, किसानों तक वो पहुंचा नहीं। आपने वोट तो खरीद लिए, हुआ एकदम पैदा कर दिया कि आप जो कर्ज माफ कर रहे हैं वो किसानों का माफ हो रहा है, बिचौली और नेता खा गए पैसा। हकीकत है कि नहीं? कैग की रिपोर्ट में है कि कैग की रिपोर्ट में है कि नहीं? मानिए कैग की रिपोर्ट में है कि नहीं? 25 से 30% पैसा, हजारों करोड़ रुपए लुट गए सरकार। मुझे भी तो कहने दीजिए, अगर बिचौलियों ने लिया है तो ये राज्य सरकारें इसको इंप्लीमेंट करती हैं, उन्हीं को ये पैसा हम मध्य प्रदेश में, हम राज्य सरकार में, आंध्र प्रदेश में हुआ जहां आपकी सरकार है। अब तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अब आप नहीं बोल रहे, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में भी उनको दे रहे हैं और इसमें यहाँ पे इनको नहीं दे रहे। आपके यहाँ भी हुआ ना। मेरी बात सुनिए, राज्य सरकारें जो हैं वो राज्य सरकारें इसको इंप्लीमेंट करती हैं। हम लोगों ने 1,72,000 करोड़ रुपया 2013 तक के हम लोगों ने मनरेगा स्कीम में राज्य सरकारों को दिया है। 25% अगर बिचौलियों ने खाया भी है तो इसका मतलब यह है कि लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा गरीब लोगों को, आम लोगों तक के पहुंचा है। जो बिचौलियों ने जो पैसा खाया है वो राज्य सरकारों को चाहिए कि उसको देखें, उसको रोकें। 40,000 करोड़ रुपए सरकार के डकार गए। आप ये देखिए कि 1,00,000 करोड़ रुपया गरीब लोगों तक के, पहले इसमें 65 रुपया प्रतिदिन की जो है वो उनको दिहाड़ी मिलती थी, अब 125 रुपए उनको मिल रही है। तो कितने परिवार इसमें बचे होंगे, कितने परिवारों को इसमें फायदा हुआ होगा? अगर 1,00,000 करोड़ रुपया भी गरीब लोगों तक के पहुंचा है और वहां पर उन लोगों की अगर एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को बना है, तो मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसको राज्य सरकारों को चाहिए कि वो कोशिश करे कि पैसा जो है। कई रिपोर्ट्स हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने की, उन्होंने कहा किस तरीके से वहां पे खड्डे खोदे गए, सड़कें बननी थी वो सब हुआ नहीं, तालाब बनने थे वो हुआ नहीं, खड्डे खोद के छोड़ दिए। मैं ये नहीं कह रहा, आप ही के मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि खड्डे खोदो भरो, ये स्कीम है मनरेगा। हम ये तो कह ही नहीं रहे कि इसके अंदर जो है 100%, हम लोग ये तो कह नहीं रहे कि 100% ये पैसा सारा मिल रहा है। राज्य सरकारों को इंप्लीमेंट करना है, राज्य सरकारों को जहां जहां पर इसके अंदर कमी है उसको पूरा करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कभी सूखा पड़ जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। आप वोट तो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देश का भी सोचिए माखन साहब। आपने ये अच्छा किया पूछ लिया, क्योंकि जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं मैं ये भी जवाब देना चाहता हूं। हम लोगों ने 25,181 करोड़ रुपया फूड सब्सिडी का बिल था 2003-4 में जब हम लोग सत्ता में आए थे, उससे बढ़ बढ़ करके अब फूड सब्सिडी, क्योंकि हम लोगों को सस्ता अनाज दे रहे हैं, वो फूड और हम लोग फार्मर से खरीद रहे हैं, किसानों से हम खरीद रहे हैं, तो फूड सब्सिडी का 90,000 करोड़ रुपया इस साल के अंदर हम लोग, इस साल तक के 25,181 से एक साल दर साल बढ़ते बढ़ते 90,000 करोड़ रुपया हर साल सरकार खर्च कर रही है, जो कि फार्मर्स पे और गरीब लोगों के ऊपर हो रहा है। अब जो है 1,24,723 करोड़ रुपया इस वक्त इस बिल के माध्यम से आम लोगों की खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। हमारे देश के अंदर जहां पर इतने लोग अभी भी कुपोषण और भुखमरी के शिकार होते हैं, उन लोगों के मुंह में निवाला डालने से बेहतर कार्य कोई भी सरकार नहीं कर सकती, जो कि इस माध्यम से होगा। वो ऐसे अर्थशास्त्री बोल रहे हैं जो अर्थशास्त्री ये चाहते हैं कि ये पैसा केवल और केवल शहरों के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर खर्च हो। हम लोगों का ये मानना है, अगर आप जॉन ड्रीज हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, नोबेल लॉरेट हमारे अमर्त्य सेन के साथ में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, आप उनका आर्टिकल पढ़िए। एक हफ्ता पहले उन्होंने तहलका में लिखा है, जॉन ड्रीज से बड़ा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाते, उनसे बड़ा अर्थशास्त्री नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये परफेक्ट इकोनॉमिक सेंस है और ये हमारा कानूनन अधिकार होना चाहिए कि हम लोग जनता को खाद्य सुरक्षा दें। तो ऐसा नहीं है, वो अर्थशास्त्री इसका बोल रहे हैं जो कहते हैं कि गरीब लोगों का ध्यान ही नहीं रखा जाता। पर जल्दबाजी पे फिर भी विपक्ष सवाल उठाता है। उनका मानना है कि आपको लगता है कि कम से कम 6 महीने चाहिए कि जनता की थाली पे खाना पहुंचे, उतनी देर में आप चुनाव करा देंगे, क्योंकि अगले साल स्कीम के लिए पैसा होगा कि नहीं। आप 1,25,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, कई विश्लेषक कहते हैं कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। सरकार के खजाने में इतना पैसा है नहीं। आप चाहते हैं कि उससे पहले चुनाव हो जाए, किसी तरह से आपकी सरकार बन जाए, फिर बात की बात देखेंगे। ऐसा नहीं है। एक तरफ तो आप हमारे को ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में जल्दी अभी क्यों कर दिया, आपको जुलाई अगस्त तक के वेट करना चाहिए था, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करने में 6 महीने लगेंगे।
तो हम लोगों ने, अगर मान लीजिए हमने इंप्लीमेंट नहीं करना होता या हम लोगों ने नहीं दिखाना होता कि हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम इसको और 2-4 महीने और डिले करके लेकर के जाते। हम तो इस वजह से अभी हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं 6 महीने का समय इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकारों को है। हम चाहते हैं कि लोग इंप्लीमेंट करते हुए होते हुए देखें और लोगों को पता चले कि इसका सही मायने में कितना फायदा लोगों को होता है और अर्थव्यवस्था पे प्रतिकूल असर इसका नहीं हुआ है, वो भी जनता देखे। सच में बताइएगा, क्या खाओ पियो वोट दो स्कीम के पीछे असली मंशा यह है कि लोगों को मोदी से दूर किया जाए? पिछले कुछ दिनों से, गोवा के बाद से लग रहा है कि कांग्रेस मोदी के नाम पे खौफजदा है। देखिए, कांग्रेस को कह रहे हैं या बीजेपी को कह रहे हैं? मैं तो कांग्रेस को कह रहा हूं। मैं बीजेपी को कह रहा हूं। खौफजदा कांग्रेस के लोग हैं। अडवाणी जी 2 दिन पहले बीमार हो गए, वहां पर गए नहीं। सुषमा स्वराज जी जिस दिन उनको मुकुट पहनाया जाना था प्रचार समिति का, उस दिन वो भी बीमार होकर के वापस आ गए। यशवंत सिन्हा तो गए नहीं। यहां पे जब से लेकर के अब तक के वो कह रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए। मनोहर पारिकर, जिनके गोवा के अंदर ये सम्मेलन हुआ, मनोहर पारिकर साहब ने जो है कहा कि गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस फेल्ड है। और शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे जो हैं वो उत्तराखंड के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोला कि मैं तो पूरे देश के लोगों को 1200 लोगों को हम लेकर के आए। तो कांग्रेस में कहीं पे खौफ नहीं है। खौफ ज्यादा अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनके एनडीए अपनी श्रिंक होनी शुरू हो गई है। जेडीयू अभी छोड़ करके चला गया। दूसरी और पार्टीज जो हैं वो भी अभी क्या उनका विचार है, वो भी छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो कांग्रेस क्यों खौफ ज्यादा हो? ये बताइए, आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के युवराज तो कम्युनिकेशन के मामले में डब्बा गोल है उनका। क्यों? कैसे? जैसे कहीं बोलते ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी कोई राय है नहीं है, जो हिंदुस्तान में है कि यूरोप में छुट्टी मना रहे हैं, कहाँ है, सही टाइम पे कहाँ होते हैं, कुछ तो होना चाहिए ना कम्युनिकेशन उनकी तरफ से भी। जो हम बोल रहे हैं, हमारे वो उपाध्यक्ष हैं, जब हम बोल रहे हैं, हम लोग कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हैं, वो हमारे नेता हैं। तो हम लोग जब बोल रहे हैं तो वो भी उनकी राय, ये थोड़े वो क्यों नहीं बोलते कभी? जब हम हैं तो फिर हम प्रवक्ता किस लिए हैं? जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर हर व्यक्ति का अलग अलग रोल होता है। तो जब हम लोगों ने, जनता को तो किसी भी देश में अधिकार है जानने का कि उसका नेता क्या सोचता है, क्या करता है ना, तो जहां क्यों नहीं कभी सवालों के जवाब देते हैं? क्यों नहीं देते? जहां पे भी उनको मौका लगता है, जहां पर भी बोलना होता है वो बोलते हैं। और जहां बड़ा बवाल हुआ हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में तबाही हुई, आपके युवराज गायब थे, कहा जा रहा है कि यूरोप में छुट्टी मना रहे थे। अच्छा, आपने आपको उपाध्यक्ष के बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं, आपने बीजेपी के अध्यक्ष से क्यों नहीं पूछा? वो हमारे उपाध्यक्ष के बाद में क्यों गए? आप हमारे उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं। आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो विपक्ष के नेता लोकसभा में है, विपक्ष के नेता राज्यसभा में, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? उन्होंने कहा कि तो शिंदे ने कहा कि हमें नहीं जाना। अच्छा, तो वो सारा शिंदे के कहने के तो सारे काम करते हैं। नहीं, ये बीजेपी और हमारी लड़ाई का मैं आपसे सवाल लोग की मौत होती है। हमारी अध्यक्षा वहां पे गई, हमारी अध्यक्षा वहां पर गई, प्रधानमंत्री जी वहां पर गए और उसके बाद में हमारे उपाध्यक्ष राहुल जी भी वहां पर गए। पूरी छुट्टी खत्म करने के बाद लौटे। आपको नहीं लगता कि छुट्टी खत्म करके आना चाहिए था बीच में? तो राजनाथ सिंह उनसे पहले जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो तो नहीं गए, आपने उनसे नहीं पूछा, आप हमारे उपाध्यक्ष से पूछ रहे हैं। अच्छा, वो गए वहां पे तो आपने पहले नहीं गए तो कह रहे क्यों नहीं गए? जब गए वहां पे तो पूछ रहे क्यों गए? अब फिर अगला सवाल आपका होगा कि जब वहां पर गए थे तो वहां पर जो है उन लोगों को दिक्कत हुई तो वहां पे क्यों चले गए? तो जब जाए तो आप हमसे सवाल करें, जब नहीं जाए, जब सवाल करें तो दोनों तरफ से पिटाई करनी बंद करिए। ये बताइए कि आपकी जो इतनी बड़ी तरक्की हुई, कई लोगों को कांग्रेस पार्टी में बड़ा पेट में दर्द हुआ इसको लेकर, लेकिन क्या इससे मतलब ये निकाला जाए कि अब शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से कौन? इस सवाल पर जवाब कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है कि शीला जी जब जाएंगी माकन जी आएंगे। देखिए, अभी तो फिलहाल दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं है। श्रीमती शीला दीक्षित जी के सफल कार्यकाल पिछले 15 वर्षों के लगभग खत्म हो रहे हैं और दोबारा से अब चुनाव के लिए उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जा रही है। फिर से उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और फिर से ही वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनेगी। पर अब तो उनकी उम्र भी हो रही है, बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी को एक नया चेहरा चूज करना पड़ेगा। नहीं, क्या जरूरत है? जब वो अच्छा काम कर रही है, अच्छी तरीके से दिल्ली की सेवा कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, तो कोई कारण नहीं है कि इस समय हम लोग को अपने दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि शीला जी केंद्र में आना भी चाहती है, सीधी बात कार्यक्रम में ही उन्होंने आके बताया, और अगर आपको पार्टी पूछती है कि आप बनेंगे अगले सीएम, तो बनेंगे कि नहीं माकन साहब? देखिए, मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ही हैं। हमारे चौथी बार दोबारा से उनके नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी और फिर से वो मुख्यमंत्री बनेगी। चलिए अजय माकन साहब, आपने सीधी बात कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अजय माकन से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com।
साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।